Hello friends, welcome to Gatiman Academy. I am Dr. Lakshman Singh Lodhi. Today we are going to discuss about human blood. आज के वीडियो में हम मानव रक्त के बारे में बात करेंगे। मानव रक्त मानव शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मानव शरीर में बॉडी वेट के 8% मात्रा में रक्त उपस्थित होता है। शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मानव रक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो जो ब्लड होता है वह कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसकी शरीर में मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब कि यह लिंक करने वाला, एक बॉडी से दूसरी बॉडी को जोड़ने वाला होता है। यह प्रत्येक ब्लड सेल या बॉडी में उपस्थित होता है। ब्लड की मात्रा शरीर में शरीर के भार के लगभग 7 से 8% होती है। इसमें वेरियस देखने को मिलता है। किसी बुक में 7% तो किसी बुक में 8% ब्लड की मात्रा बताई गई है। तो 7 से 8% बॉडी वेट का ब्लड ह्यूमन बॉडी में उपस्थित होता है, जिसका पीएच 7.4 होता है। मीन्स की ब्लड कुछ क्षारीय होता है। महिलाओं में पुरुष की तुलना में ½ लीटर ब्लड कम होता है। दोस्तों अगर महिलाओं में ब्लड की तुलना पुरुषों से की जाए तो जो महिलाएं होती हैं उनमें रक्त की मात्रा ½ लीटर कम होती है। दोस्तों आगे अगर हम बात करें ह्यूमन ब्लड के कंपोजिशन की, तो इसमें 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक प्लाज्मा जो कि 55% होता है, दूसरा होता है कोशिकाएं या ब्लड सेल जो कि 45% होती हैं। अगर हम ब्लड के प्लाज्मा वाले भाग को देखें तो ब्लड प्लाज्मा लगभग 55% भाग होता है। ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वह 55% भाग बनाता है, जिसमें 90% भाग जल होता है तथा 7% प्रोटीन होता है और 0.9% साल्ट होते हैं तथा 0.1% की मात्रा में ग्लूकोज होता है। शेष अन्य कंपोनेंट जो होते हैं वह बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं प्लाज्मा के कार्य। तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। प्लाज्मा होता है वह भोजन का तथा हार्मोन्स का संवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य मानव शरीर में करता है तथा बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है तथा घाव को भरने का कार्य भी रक्त ही करता है। रक्त प्लाज्मा ही करता है। दोस्तों अगर हम सीरम की बात करें तो कि सीरम क्या होता है। सीरम अगर ब्लड प्लाज्मा में से जो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होती है उसको सेपरेट कर लिया जाए तो बचा हुआ जो शेष भाग होता है वह सीरम कहलाता है। दोस्तों फाइब्रिनोजन नाम की एक प्रोटीन रक्त में उपस्थित होती है। इसको सेपरेट कर लेने के बाद जो भी पार्ट प्लाज्मा का बच जाता है वही सीरम कहलाता है। दोस्तों दूसरा कोशिका वाला भाग हम देखते हैं तो 45% भाग रक्त का ब्लड कोशिकाओं या ब्लड सेल से मिलकर बना होता है। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल तथा ब्लड प्लेटलेट्स। इसमें जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इसकी संख्या सबसे अधिक होती है तथा जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं इनकी संख्या सबसे कम होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आरबीसी से कि आरबीसी क्या होती है, इसकी संरचना क्या होती है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी का जो निर्माण होता है वह बोन मैरो में होता है। कहाँ पर होता है? बोन मैरो में होता है। और रक्त की मृत्यु जो होती है, आरबीसी की मृत्यु जो होती है वह लिवर तथा आरबीसी में होती है, लीवर और स्प्लीन में होती है। दोस्तों इसलिए जो लीवर है या स्प्लीन है जो उसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। दोस्तों प्रोटीन, विटामिन B12 तथा फोलिक एसिड जो होते हैं वह रक्त के आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। आरबीसी के बाद केंद्रक की अगर हम बात करें तो
कुछ जीव जैसे कैमल तथा लामा जो हैं, इनमें जो आरबीसी होते हैं वह केंद्रक युक्त होते हैं, मीन्स कि इनमें केंद्रक पाया जाता है। बाकी जो मानव होता है तथा अन्य एनिमल होते हैं उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगर इसके जीवन काल की बात हम करें तो 20 से 120 दिन तक इसकी लाइफ स्पेन मीन्स की जीवित रहने की अवधि होती है। नोट है दोस्तों एक कि जो भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण होता है वह लिवर तथा स्प्लीन में होता है। एक यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वह है कि जो मानव शरीर में प्रथम रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ पर होता है। तो लिवर में जो मानव शरीर की प्रथम कोशिका का निर्माण होता है वह रक्त में होता है। वयस्क व्यक्तियों में रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है, जबकि भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण लिवर तथा स्प्लीन में होता है। इसमें जो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, इसके कारण जो ब्लड का रंग होता है वह लाल होता है। रेड कलर का दिखाई देने वाला ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन लोहे युक्त प्रोटीन है। दोस्तों जो हीमोग्लोबिन है वह लोहे से युक्त प्रोटीन है और ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखता है। जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, रक्त में कैरी करने वाला ऑक्सीजन को जो पार्ट है वह आरबीसी ही होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला आयरन कंपाउंड हेमेटिन है। दोस्तों अब हम बात करते हैं रक्त के कार्य की, आरबीसी के कार्य की। आरबीसी कोशिकाएं शरीर की हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य करती हैं। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर में सोते समय जो आरबीसी की संख्या है वह 5% तक कम हो जाती है तथा जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनमें जो आरबीसी की मात्रा है वह 30% तक बढ़ जाती है। दोस्तों यह इसलिए होता है क्योंकि आराम की अवस्था में शरीर होने के कारण 5% कमी हो जाती है, जबकि ऊंचाई पर इतनी ऊंचाई ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से ऑक्सीजन का मात्रा ऊंचाई बढ़ने के साथ कम हो जाती है। इस वजह से जो आरबीसी की संख्या है वह बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। दोस्तों जो आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है वह एक यंत्र होता है, हीमोसाइटोमीटर, उसकी सहायता से ज्ञात की जाती है। अब हम आगे आरबीसी के कमी से होने वाले रोग देखेंगे। तो दोस्तों आरबीसी की कमी से एनीमिया तथा जॉन्डिस ये दो रोग प्रमुख रूप से उत्पन्न होते हैं। एनीमिया में आरबीसी की मात्रा में कमी हो जाती है या जो ऑक्सीजन की बुनियादी मात्रा है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, जिस वजह से एनीमिया उत्पन्न होता है। एनीमिया का मुख्य कारण आयरन की कमी भी होता है। आयरन की कमी हो जाने से आयरन की कमी एनीमिया का आम कारण माना जाता है। अब हम बात करते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं की। तो दोस्तों आरबीसी की संख्या जो होती है वह बहुत कम होती है तथा आकार में आरबीसी बहुत बड़ी होती है। दोस्तों डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होती है वह बहुत कम होती है तथा आकार में आरबीसी से बहुत बड़ी होती है। इसका निर्माण बोन मैरो, लिम्फ नोड और कभी कभी लिवर तथा स्प्लीन में भी होता है। आरबीसी दोस्तों इसकी मृत्यु जो होती है वह ब्लड में ही हो जाती है। इसकी मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है तथा इसका जो जीवन काल होता है वह 2 से 4 दिन का होता है। इसका जीवन काल आरबीसी की तुलना में बहुत कम होता है, 2 से 4 दिन का ही इसका जीवन काल होता है, जबकि जो आरबीसी का जीवन काल है वह 2 से 120 दिन का होता है, 20 से 120 दिन का होता है। अगर दोस्तों आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी की रेशियो की बात हम करें तो 600 आरबीसी पर केवल एक ही डब्ल्यूबीसी होता है। इसकी मात्रा आरबीसी की तुलना में बहुत कम होती है। अब दोस्तों हम जो डब्ल्यूबीसी के कार्य होते हैं उसकी बात करते हैं। इसके जो मुख्य कार्य क्या होता है। दोस्तों इसका मुख्य कार्य शरीर को
रोगों के संक्रमण से बचाना तथा इम्यून सिस्टम को बढ़ाना होता है। यह शरीर में अगर कोई बैक्टीरिया वायरस प्रवेश करता है तो उससे लड़ झगड़ कर शरीर को बचाता है और हमारे जो इम्यून सिस्टम है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसको बढ़ाता है। इनको शरीर रक्षक या बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। WBC की सहायता से घाव जल्दी भर जाते हैं। जो WBC है वह घाव शीघ्र भरने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। WBC का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। मीन्स की जो न्यूट्रोफिल्स सेल होती हैं वह फेगोसाइटोसिक नेचर की होती हैं, जो जीवाणुओं तथा रोगाणुओं का भक्षण करके उन्हें समाप्त कर देती हैं। दोस्तों आगे अब हम बात करते हैं WBC के प्रकार की। तो WBC दो प्रकार के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट तथा अग्रेन्युलोसाइट। जो अग्रेन्युलोसाइट होते हैं इनमें ग्रेन्यूल्स उपस्थित नहीं होते हैं, जबकि ग्रेन्युलोसाइट्स में ग्रेन्यूल उपस्थित होते हैं। बहुत ही सिंपल है, इनको याद रखना। एग्रेन्युलोसाइट ग्रेन्यूल नहीं होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट में ग्रेन्यूल्स होते हैं। जो एग्रेन्युलोसाइट हैं उसके प्रकार होते हैं जैसे कि मोनोसाइट्स, ये 3 से 8% मात्रा में उपस्थित होते हैं। इनका निर्माण बोन मैरो में ही होता है। लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि सामान्य मात्रा इनकी 22 से 35% होती है। दोस्तों इसका निर्माण लिम्फ धातुओं में होता है जैसे कि थाइमस, लिवर, स्प्लीन वगैरह। दोस्तों जो लिम्फोसाइट्स होता है वह दो प्रकार का होता है, टी लिम्फोसाइट तथा बी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट होता है वह कैंसर सेल को मारने का कार्य करता है तथा HIV के अटैक से भी बचाता है। अब हम बात करते हैं बी लिम्फोसाइट की। तो बी लिम्फोसाइट प्रतिरोधक कैपेसिटी को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको बी लिम्फोसाइट बढ़ाता है। देखिए अब ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है, जिसके प्रोटोप्लाज्म में दाने हों, मीन्स ग्रेन्यूल्स हों, वह ग्रेन्युलोसाइट्स होता है। जैसे फर्स्ट न्यूट्रोफिल्स, यह 55 से 70% मात्रा में उपस्थित होता है। दोस्तों नोट पॉइंट है कि जो सभी ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं इन सभी का निर्माण बोन मैरो में ही होता है। जो ईओसिनोफिल्स होते हैं वह 2 से 7% मात्रा में उपस्थित होते हैं तथा बेसोफिल्स 1/4 से 1% मात्रा में उपस्थित होते हैं। दोस्तों अब हम आगे WBC के कार्य देखते हैं। WBC के पहले हम WBC से की कमी से होने वाले कुछ रोग देख लेते हैं। तो WBC की कमी से कैंसर तथा HIV जैसे रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो WBC की कमी होने से कैंसर तथा HIV जैसे रोग हो जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ दोस्तों, जैसे कि ल्यूकोपीनिया। अगर WBC की संख्या कम हो जाए तो ल्यूकोपीनिया नामक रोग होता है तथा अगर WBC की संख्या बढ़ जाए तो ल्यूकेमिया नामक रोग होता है। यह एक कैंसर के ही प्रकार हैं। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है जो WBC की मात्रा बढ़ जाने से होता है। दोस्तों दोनों में ही घातक है। अगर संख्या कम हो जाए तो कम हो जाए तो ल्यूकोपीनिया तथा संख्या बढ़ जाए तो ल्यूकेमिया हो जाता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की। तो ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या 4 से 5 लाख पर क्यूबिक mm होती है। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में ही पाया जाता है। मनुष्य तथा अन्य जो स्तनधारी जीव हैं उनके ब्लड में ही प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण बोन मैरो में ही होता है। जो प्लेटलेट्स हैं इनका निर्माण भी बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल की अगर हम बात करें तो 3 से 5 दिन तक जीवित रहती हैं। इसकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु भी स्प्लीन में होती है। इसके आगे हम कार्य देखते हैं। देखिए तो जो इसका प्रमुख कार्य होता है वह है ब्लड का थक्का जमाने का होता है। एक तो थक्का जमाने का कार्य RBC भी करती हैं, क्योंकि जो नेटवर्क बनाते हैं वह प्लेटलेट्स बनाती हैं तथा RBC उसमें जाकर फंस जाती हैं जिससे ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो दोनों का ही मुख्य योगदान ब्लड के क्लॉटिंग में होता है। RBC तथा प्लेटलेट्स जो होती हैं वह नेटवर्क बनाने का कार्य प्लेटलेट्स का ही होता है।
अब हम प्लेटलेट्स की कमी से होने वाले कुछ रोग देखते हैं। तो जो प्लेटलेट्स की कमी से चिकनगुनिया तथा डेंगू नामक रोग हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो प्लेटलेट्स की अगर शरीर में कमी हो जाए तो चिकनगुनिया डेंगू रोग जो होते हैं, इसमें जो प्लेटलेट की संख्या 50-60 हजार तक पहुंच जाती है। कहाँ 4-5 लाख से इसकी संख्या 50-60 हजार ही रह जाती है। लास्ट में दोस्तों हम ब्लड के कुछ प्रमुख कार्य देख लेते हैं। तो जो ब्लड है वह रक्त जो है वह शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है, शरीर की रोगों से रक्षा करता है। दूसरा, शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखने तथा घाव को भरने में सहायता करता है। ब्लड थक्का जमाने का कार्य करता है। जो ब्लड में प्लेटलेट्स तथा आरबीसी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, वह ब्लड का क्लॉट बनाने में का कार्य करती हैं। CO2 तथा O2 पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का संवहन करती हैं। यह शरीर में ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हार्मोन्स का संवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य रक्त ही करता है। विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करती हैं, मीन्स कि विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करती हैं, उन्हें स्टेबल बनाती हैं। मानव शरीर में ब्लड हेपेरिन की उपस्थिति के कारण जमता नहीं है। मानव शरीर में के जो ब्लड है उसमें एक हेपेरिन नाम का प्रोटीन उपस्थित होता है, जिसकी उपस्थिति के कारण शरीर में ब्लड जमता नहीं है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।